किसी भी मुकदमे में गवाह की गवाही ही इंसाफ की लौ बनकर मुजरिमों को उनके अंजाम तक पहुंचाती है। लेकिन जब केस का कत्ल करने के लिए उसी गवाह की आवाज गोली से दबा दी जाए तो आप क्या कहेंगे? कुछ ऐसा ही आसाराम का सच बताने वाले सबसे बड़े गवाह के साथ हुआ। जिस अमृत प्रजापति ने आसाराम के अधर्म की कहानी दुनिया को सुनाई, जिस अमृत प्रजापति ने आसाराम के खिलाफ अदालत में गवाही दी, उसी गवाह पर 23 मई को कातिलाना हमला हुआ और 10 जून को मौत हो गई। और विडंबना देखिए, गुजरात पुलिस बीते 17 दिनों में हमलावरों का सुराग तक नहीं लगा सकी है। अब सवाल यह है कि आखिर सबसे बड़े गवाह का कातिल कौन है? क्यों अमृत प्रजापति के घर वाले आसाराम पर इल्जाम लगा रहे हैं? क्या आसाराम के खिलाफ गवाही देने की सजा मौत है? इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे। आपको एक रिपोर्ट के जरिए पूरा मामला भी समझाएंगे। लेकिन जिस तरीके से अमृत प्रजापति की हत्या की गई है, कई सवाल खड़े हो रहे हैं। आपको बता दें कि अमृत प्रजापति के परिजनों का यह सीधा आरोप है कि यह सब कुछ आसाराम के इशारे पर हुआ है। अमृत प्रजापति पूरे मामले में एक बहुत ही प्रमुख गवाह, अहम गवाह, कई राज इन्होंने फाश किए थे आसाराम से मुतल्लिक। हालांकि लंबे वक्त तक ये आसाराम के सहयोगी रहे, लेकिन उसके बाद विवाद हुआ, अलग हो गए और आसाराम पर यौन शोषण के जब गंभीर आरोप लगे, उस दौरान अमृत प्रजापति बहुत ही मुखर भी रहे थे। और किस तरीके से अमृत प्रजापति के परिवार वाले, नाते रिश्तेदार आरोप लगा रहे हैं, वो भी आपको सुनवाते हैं। हाँ, राजकोट में जहाँ दवाखाने में ब्रदर जी एडमिट किए गए थे गोली लगने के बाद वॉकआउट में, वहाँ उन्होंने मुझे कागज़ पे लिख के दिया था कि जिसने मुझे गोली मारी वो पहले पेशेंट बन के आया था। उसने दवाखाना देखा अच्छे से, वहाँ पर 1 घंटा बैठा रहा। उसके बाद वो घर चला गया। दोबारा फिर से 12:30 बजे आया कि मुझे लास्ट में शांति से अच्छे से दिखाना है। पेशेंट बन के आया था, पहले रेकी करके गया था। वैद्य ने वैद्यराज अमृत भाई को गोली लगने के बाद जब उनको हॉस्पिटल लेके जा रहे थे तब अपने पूरे होश में थे। और उस राजकोट में दवाखाने में जहाँ उनका वो हुआ ऑपरेशन, उसके बाद उन्होंने इसमें लिख के दिया, पुलिस को लिख के दिया है ये 6 लोगों के नाम, जिन लोगों को उन्होंने वहाँ पे गली में टोले में देखा था राजकोट में ही, जो आश्रम में रहते हैं। हाँ, हमले करीब मैं जानता हूँ तब 8 साल से खतरा था उनके पास, और मेरे को जब मिलते थे तब बताते आसाराम से ही मुझे खतरा है, वो मुझे मार डालेगा। तो मैंने बोला अगर ऐसा ही खतरा हो तो आप पुलिस को या गवर्नमेंट को लिख के दे दो। तो उन्होंने सब जगह लिख के दिया है, FIR भी फरवाई है। ये उनके ऊपर 9वां हमला था। 9वां हमला था। आपने सुना क्या कुछ कहना था अमृत प्रजापति के परिवार वालों का। और सबसे जो चौंकाने वाली बात है कि सुरक्षा की मांग पहले से की जा रही थी। पुलिस ने आखिर सुरक्षा क्यों नहीं दी? और उसके बाद 23 तारीख को जब बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां पुलिस को दे दी गई, उसके बावजूद पुलिस हाथ पर हाथ रखे क्यों बैठी है? एक रिपोर्ट के जरिए ये पूरा मामला देखिए। जयकारा जयकारा जयकारा, मेरे गुरु का दुआरा बड़ा प्यारा। हमेशा के लिए खामोश कर दी गई वो आवाज। हर आश्रमों में उनकी एक कुटिया होती है। हाँ, और ये कुटिया का उपयोग केवल दुष्कर्म के लिए ही किया जाता था। जिस आवाज ने आसाराम के गुनाहों का एक एक राज दुनिया के सामने रखा। लड़कियां समझ लो कि 25-30 है उसके सामने, तो इसमें से वो जिस लड़की पर 4 से 5 टॉर्च लगाए, उसका मतलब वो एजेंट लोग समझ जाते हैं उनके कि इस लड़की को अब ध्यान के लिए तैयार कर। जिस आवाज को अदालत ने आसाराम के पापों का सबूत मानते हुए अहम गवाह माना। ध्यान उनकी परिभाषा है दुष्कर्म, ध्यान मतलब दुष्कर्म, ऐसा उनके यहाँ का कोड वर्ड है। ये ध्यान उनकी परिभाषा है दुष्कर्म, ध्यान मतलब दुष्कर्म। लेकिन रेप के इल्जाम में जोधपुर जेल में कैद आसाराम के गुनाहों का पूरा हिसाब होता, उससे पहले ही गवाह अमृत प्रजापति का कत्ल हो गया। आसाराम का सच बताने वाले सबसे बड़े गवाह अमृत प्रजापति की सांसें छीन ली गई। जी हाँ, 6 हमलावरों ने 23 मई को अमृत प्रजापति के जिस्म को गोलियों से छलनी कर दिया था और 17 दिन बाद जिंदगी की जंग हार गए अमृत प्रजापति। उस राजकोट शहर में जो पैडक रोड ऊपर बनाव बना था दुखद, उसके अनुसंधान से जो श्री अमृत भाई प्रजापति के निधन का आज दुखद समाचार प्राप्त हुआ है,
उसको ध्यान में लेते हुए राजकोट बी डिवीजन के इस केस में, जिसकी तपास डीसीबी के पुलिस सब इंस्पेक्टर निनामा कर रहे हैं, 302 का एडिशन किया जाएगा। बेजान लाश में तब्दील हो चुके ये वही अमृत प्रजापति हैं जो साल 2005 से पहले तक आध्यात्मिक गुरु आसाराम के साधक थे और उनके यहाँ पूर्व वैद्य के रूप में काम करते थे। आसाराम के अधर्म के गवाह थे अमृत प्रजापति। अमृत प्रजापति ने सूरत रेप केस में आसाराम और नारायण साईं के खिलाफ गवाही तक दी थी। यही वजह है कि घर वालों को हत्या के पीछे आसाराम का हाथ नजर आ रहा है। वैद्यराज अमृत भाई को गोली लगने के बाद जब उनको हॉस्पिटल लेके जा रहे थे तब अपने पूरे होश में थे और उस राजकोट में दवाखाने में जहाँ उनका वो हुआ ऑपरेशन, उसके बाद उन्होंने इसमें लिख के दिया, पुलिस को लिख के दिया है ये 6 लोगों के नाम, जिन लोगों को उन्होंने वहाँ पे गली में टोले में देखा था राजकोट में ही, जो आश्रम में रहते हैं। हाँ, हमले के बाद। अब इस कागज के एक पन्ने को देखिए। पन्ने में मौत से पहले प्रजापति ने अपने 6 गुनहगारों के नाम लिखे थे, वो 6 नाम जिन्होंने प्रजापति को मौत की नींद सुला दिया। घर वालों के मुताबिक ये हमलावर कोई और नहीं बल्कि आसाराम के भेजे हुए गुंडे थे। लेकिन गुनहगारों का नाम बताने के बावजूद राजकोट पुलिस हाथ पर हाथ धरकर बैठी रही। आपको लगता है कि ये उनका पूरा खुलासा किया, जो बार बार उनके खिलाफ बोलते थे, इसीलिए उनको अपनी जान खोनी पड़ी? हाँ, बार बार खुलासे भी किए हैं, बार बार कंप्लेंट से लिखवाई पुलिस में साक्षी भी तो बने हैं। पुलिस आके घर से अपनी गाड़ी भेज के लेके जाती थी, आओ साक्षी दो, आओ साक्षी दो। इन्होंने कहा ठीक है, एक राक्षस का अंत करने के लिए साक्षी दे देता हूँ, दिया साक्षी, लेकिन पता थोड़ा था कि अंदर अंदर पुलिस मिली हुई है साथ में। घर वालों का इल्जाम है कि जिस दिन से अमृत प्रजापति ने आसाराम के पाखंड का पर्दाफाश किया, तभी से आसाराम के गुंडे प्रजापति को रास्ते से हटाने की फिराक में थे। कभी जान से मारने की धमकी दी गई, कभी उनके क्लिनिक पर तोड़फोड़ की गई, तो प्रजापति की आवाज दबाने के लिए 8 बार हमले तक कराए गए। हाँ, करीब मैं जानता हूँ तब 8 साल से खतरा था उनके पास, और मेरे को जब मिलते थे तब बताते कि आसाराम से ही मुझे खतरा है, वो मुझे मार डालेगा। चौंकाने वाली बात यह है कि कत्ल से पहले शायद ही कानून की कोई चौखट बची होगी जहां अमृत प्रजापति ने जान बचाने की गुहार ना लगाई हो, लेकिन हर गुहार, हर फरियाद आसाराम के रसूख और पहुंच के आगे दम तोड़ गई। एक बार तो बड़ौदा के कमिश्नर ने बोला, तुम किसके लिए फरियाद लिखवा रहे हो, वो तो इतना बड़ा बंदा है, तुमको ऐसे नहीं लिखवानी चाहिए। तो वैद्य जी ने बोला, मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ, जो बोल रहा हूँ सच बोल रहा हूँ, सच लिखवा रहा हूँ। ऐसा कभी किसी पे एक्शन नहीं हुआ है। एक्शन हुआ होता ना उस समय तो आज हमको ये दिन ना देखना पड़ता, हम वैद्य जी को ना खो देते। लेकिन पुलिस ने, गवर्नमेंट इतनी खा के बैठी है, उसके पास से पैसा या उससे डरती है, पता नहीं चल रहा क्या चक्कर है कि पुलिस कुछ नहीं करती है, ना गवर्नमेंट कुछ करती है। सुना आपने, ये है प्रजापति के कत्ल के पीछे का खौफनाक सच। न सरकार ने सुना और पुलिस ने तो अपना ईमान ही बेच दिया। ऐसे में पति के कत्ल के बाद ये बेबस पत्नी मौत मांग रही है कि या तो वैद्यराज जी को न्याय दो, उनकी शहीदी बेकार ना जाए, या फिर एक गोली मुझे मार दो, क्योंकि मैं तो अकेली पड़ गई, मैं क्या करूंगी अब जी के। हो भी क्यों ना, जिस बात का डर घर वालों को था, आज वही डर सच बनकर सामने खड़ा है। अब सवाल उठता है कि आखिर आसाराम के खिलाफ गवाही देने वाले अमृत प्रजापति के कत्ल का मास्टरमाइंड कौन है? क्या प्रजापति की पत्नी का शक सही है? क्या आसाराम के इशारे पर अमृत प्रजापति का कत्ल हुआ? कैसे पुलिस प्रोटेक्शन में कातिल अमृत प्रजापति को गोली मारकर फरार हो गए? क्यों गुजरात पुलिस 17 दिन में प्रजापति के मुजरिमों को नहीं तलाश सकी? ऐसे ही तमाम सवाल हैं जिनके जवाब पर सस्पेंस का पर्दा पड़ा हुआ है। भूपेंद्र सिंह, अहमदाबाद, न्यूज़ 24। जी हां, बहुत ही चौंकाने वाला मामला है। सोचिए जरा, वो शख्स जिसे कथावाचक के तौर पर दुनिया ने जाना, जिसे धर्मगुरु की संज्ञा दी गई, उस पर पहले यौन शोषण जैसे संगीन आरोप लगते हैं और अब हत्या का इल्जाम लग रहा है। तमाम सवालों पर हम चर्चा करेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। स्टूडियो में हमारे साथ पंडित अजय गौतम मौजूद हैं, आप प्रदेश अध्यक्ष हैं हिंदू महासभा के। हमारे साथ अरविंद पंसारी साहब जुड़े हैं, आप हिंदू जन जागृति समिति के प्रवक्ता हैं, उनसे हमारी बातचीत होगी। नीलम दुबे आसाराम की प्रवक्ता हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। और पंडित गगन शास्त्री धर्मगुरु हमारे साथ यहां पर जुड़ चुके हैं। पहला सवाल नीलम दुबे जी आपसे ही है, ऐसा क्या डर था अमृत प्रजापति से? अमृत प्रजापति से किसी को कोई डर क्यों होगा?
ये वही जो महिला जो अभी आवाज मैं सुन रही थी, क्योंकि मैं फोन पे हूँ, मैं देख नहीं रही हूँ, ये वही महिला है जो बुर्खा पहन के 2008 में प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये आरोप लगा रही थी कि आसाराम बापू ने मेरा रेप किया है। और अमृत प्रजापति ये कह रहे थे कि मैं इस महिला को नहीं जानता, ये लुधियाना से आई है। जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला कि ये बुरखे वाली महिला अमृत प्रजापति की पत्नी है। और बापू अरे बोलने तो दो यार, एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए, अपनी बात आप रखिएगा, मेरा सवाल तो सुन लीजिए, सवाल तो सुन लीजिए। नीलम दुबे जी, धैर्य के साथ, आरोप बहुत गंभीर हैं। पहले यौन शोषण के आरोप लगे आसाराम पर, अब हत्या का इल्जाम लगा है। सफाई तो आप ही देंगी ना, आप प्रवक्ता है उनकी। मेरा सवाल सुन लीजिए, ये सिर्फ महिला नहीं, आप एक वन साइडेड स्टोरी कर रहे हो। नीलम दुबे जी, शुरू से आप लोग यही कहते रही वन साइडेड। कभी मीडिया ट्रायल आपने कहा, आसाराम जेल गए, नारायण साईं जेल गए, जेल से बाहर ही नहीं आ पाया आज तक। सवाल तो सुन लीजिए मैडम। उस लड़की के आपने 10 बाइट सुनाए और मेरा आप 10 सेकंड भी नहीं सुन सकते। मैं 10 सेकंड नहीं, आपको आप भी 10 बार बोलिएगा। मेरा सवाल सुन लीजिए। 10 बाइट आपने सरोज के सुनाए। नीलम दुबे जी, सवाल तो सुन लीजिए, इतना तो धैर्य रखिए। आपत्ति होती है, धैर्य क्या? मैं उस सवाल का जवाब पहले दे लूं जो आप। अच्छा चलिए बोलिए, आप ही बोल लीजिए, उसके बाद दूसरा सवाल पूछिएगा, ठीक है? तो वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद क्लियर होता है, पुलिस ये पता लगाती है कि ये लड़की को अमृत प्रजापति जानते हैं और ये उनकी पत्नी है और झूठा आरोप लगाया है। वो झूठा आरोप शायद आपको नहीं पता होगा। फिर लोडेड पिस्टल लेके अमृत प्रजापति अपना नाम बदल के नरेंद्र भाई मोदी की सभा में जाते हैं कुछ महीनों पहले। पहली बात तो नाम बदलने की जरूरत क्यों पड़ी, दूसरी बात लोडेड पिस्टल लेके क्यों गए? अपनी बात तो रख रही है, लेकिन मैंने जो सवाल पूछा उसका जवाब आप नहीं देना चाह रही, अपनी सहूलियत के मुताबिक आप जवाब दे रही है। मेरा सीधा सा सवाल है, जो शख्स इस दुनिया में नहीं रहा, प्रजापति की अगर बात की जाए, उनके नाते रिश्तेदार, उनके परिवार के जन जिन्होंने अपने को खो दिया, क्यों इल्जाम लगाएंगे आसाराम पर कि उन्होंने उनकी हत्या करवाई है? पंडित अजय गौतम कुछ कहना चाह रहे हैं इस पे। हाँ पंडित अजय गौतम, मेरी बात ही नहीं सुनते हो, दूसरों की बात 10 बार सुनते हो। नीलम दुबे जी, एक व्यक्ति की जान गई है यहाँ पर, जिसकी भरपाई कोई भी किसी भी रूप में कभी नहीं कर सकता। पहली बात तो ये है। और जब कोई व्यक्ति मर जाता है ना, तो उसके साथ उसके गिले शिकवे खत्म हो जाते हैं। नहीं, ये कौन सा, आप ये बताइए ना, ये कौन से स्टाइल की बात कर रहे हैं? ये क्या पहला मामला है क्या अमृत प्रजापति का? राजू चंडोक तो ध्यान होगा आपको। सच तो जान लो, सच तो जान लो। सच तो सब पता है। ये वही गुजरात पुलिस का कारनामा है। ये वही गुजरात पुलिस है नीलम दुबे, जिसने जो लोगों का एनकाउंटर करती है ये कह के कि ये वहां पर वारदात को करने जा रहे थे। ये वही गुजरात पुलिस है जो कहती है कि हमें इनको साजिश रचने के आरोप में एनकाउंटर कर दिया। वही गुजरात पुलिस है कि जहां उस पर गोली चलने के 17 दिन बाद आज तक एक एक्यूज नहीं पकड़ा गया। ये वही गुजरात पुलिस है। ये पता चलता है कि यहाँ पर जो राजनीति है, उस राजनीति में जो धर्म है, वो किस प्रकार से राजनीति उसको प्रभावित करती है। मैं आपसे सीधा सवाल कर रहा हूँ, प्रजापति अच्छा था बुरा था वो बात की बात है। यहाँ प्रजापति की हत्या हुई है और उसका सीधा जो शक है वो आसाराम बापू और उसके समर्थकों पर है। आप इसके बारे में बात करिए ना, वो अच्छा या बुरा वो बात की बात है। देखिए, टेलीविजन से आने का मौका मिल जाए, अरे मौका छोड़िए, आपसे ज्यादा बार मैं टीवी पर आता हूँ, उसकी मौके की बात छोड़िए। नीलम दुबे, सच है क्या? अमृत प्रजापति ने फैक्स भेजा था हमारे आश्रम में, जिसमें उन्होंने 50 करोड़ की फिरौती मांगी थी और उन्होंने ये भी कहा था कि उनके संपर्क सिमी जैसी संस्था है। ये चिट्ठी कोर्ट में, अरे कोर्ट में दी गई है चिट्ठी। आप कैसी बात कर रही है? इसीलिए तो कह रहे सच जान लो। नहीं, आप अपना पक्ष रखिए, मैं आपको भी सुन रहा हूँ, आप अपना पक्ष रखिए। क्या सुन रहे हो आप? सुनना चाहते ही नहीं हो तो सुनोगे तो बाद में ना। अरे नीलम दुबे जी, लगातार आपको तमाम लोग सुन रहे हैं, पूरा देश सुन रहा है। आसाराम का जब ये पूरा मामला, ये प्रसंग शुरू हुआ था, यौन शोषण के आरोप लगे थे, तब भी आप इसी तरीके से मीडिया पर नाराज रहती थी, लेकिन आसाराम और नारायण साईं जेल गए, अब तक जेल से बाहर ही नहीं आ पाए हैं। मेरा सवाल पूछो, उस लड़की से क्यों नहीं पूछते हो कि वो लड़की बुर्खा पहन के 2008 में क्यों आई थी और 2008 में जो आरोप लगाया था, एक व्यक्ति की हत्या हुई है, आप समझ रहे हैं? एक व्यक्ति की कोई हत्या हुई है जो दुनिया की कोई भी चीज उसके प्राण वापस नहीं ला सकती। अजय गौतम जी, 2009 में अमृत प्रजापति के हाथों एक हत्या हुई थी। जाके देख लो उस परिवार को। अमृत ने भी 2009 में हत्या करी। उस हत्या के बारे में आपने क्यों नहीं बोला? पूरा परिवार बिलख गया। वो व्यक्ति अकेला कमाने वाला था। देश का ऐसा नौजवान, डीसीपी लांबा भी झूठ बोलेंगे। अच्छा नीलम जी, डीसीपी लांबा ने 31 अगस्त 2013 को एक स्टेटमेंट दी है। धैर्य से सुनिएगा नीलम जी, बड़े आदर के साथ धैर्य से सुनिएगा। 31 अगस्त को डीसीपी लांबा जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है आसाराम के केस में, उन्होंने कहा कि उनको जान से मारने की धमकी मिली। क्या उन्होंने भी झूठ बोला? जो सेशन जज जिसकी कोर्ट के अंदर आसाराम बापू की सुनवाई हुई है, उसको जाके धमकी मिलती है, क्या उन्होंने भी सच बोला?
आपको कुछ भी नहीं पता अजय गौतम जी। नहीं मुझे अच्छा सब कुछ आप ही जानती हैं। हमारे साथ कुछ और मेहमान है। नीलम जी देखी है, नीलम जी मेरी गुजारिश है, पंडित अजय गौतम और नीलम जी आप दोनों से गुजारिश, आप बने रहिए हमारे साथ। हमारे साथ कुछ और मेहमान है, उनसे भी बात करना चाहूंगा। पंडित गगन शास्त्री हमारे साथ है, धर्मगुरु हैं। पंडित गगन शास्त्री कुछ कहना चाह रहे थे आप? हाँ। मेरा यहाँ पर यह कहना है कि जो भी व्यक्ति आसाराम के रिलेटेड मैटर्स के अंदर होता है, चाहे वो विटनेस हो, चाहे वो किसके टीवी पे आता हो, चाहे वो बाबा हो, चाहे वो इसके अंदर हम देखा जाए चंचल मिश्रा जो एसीपी थी जोधपुर की, उन तक को जब पुलिस वाले को एक धमकियां दे सकते हैं आसाराम के, तो जो प्रजापति जी है उनका जब मर्डर हो गया, उसको इतनी दुखदाई वाली बात है, उसके बावजूद भी आप कर रहे हैं कि उसने वो गमन करा था, उन पर यह केस था। क्या ये जस्टिफाई होता है कि अगर किसी, क्या ये जस्टिफाई होता है कि सवाल है एक मिनट नीलम दुबे जी, देखिए सवाल है, सिर्फ यही मामला नहीं है, कई पहले भी गवाहों को धमकाया गया है, कुछ पुलिस वाले भी आके कह रहे हैं कि धमकी मिल गई। कौन ये धमकियां दे रहा है? स्तरीय जांच होनी चाहिए, मैं बोल रही हूँ ये निंदनीय काम है, इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और जो भी सामने पकड़ा जाता है उसको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। मैं ये से बोल रही हूँ, आपके चैनल एक आदर्श स्थिति है जिसकी आप बात कर रही है, लेकिन सवाल यही है कि क्यों आखिर आसाराम के खिलाफ जो लोग गवाही दे रहे हैं उन्हें धमकियां मिल रही है, एक शख्स की जान चली गई, पुलिस वालों तक को धमकाया जा रहा है। क्या आसाराम और उनके सहयोगी नहीं चाहते कि तमाम राज फाश हो, दुनिया के सामने तमाम हकीकत आए? आसाराम बापू और नारायण साईं पिता पुत्र दोनों ही जेल की हवा खा रहे हैं, पिछले कई महीनों से सलाखों के पीछे हैं, यौन शोषण के आरोप लगे, लेकिन जेल के बाहर उनके जो गुर्गे हैं, उनके चेले हैं, वो धमकियां दे रहे हैं गवाहों को। जी हां, यह आरोप लगाया जा रहा है तमाम गवाहों की तरफ से, और अमृत प्रजापति की तो हत्या तक कर दी गई। घर वालों का इल्जाम है यह सब कुछ आसाराम के इशारे पर हुआ है। नीलम दुबे हमारे साथ लगातार बनी हुई है, आसाराम की आप प्रवक्ता हैं। नीलम दुबे जी, जिस शख्स को खोया है परिवार के लोगों ने, अब उनके घर में अमृत प्रजापति की मौत हो चुकी है, काम है और इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। जांच में जो सवाल तो सुन लेते हैं, उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए। ये आश्रम की तरफ से बहुत पहले डिमांड की गई थी, आज भी मैं कह रही हूँ कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। आश्रम का कोई भी व्यक्ति प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से इस मामले में, आश्रम के 6 लोगों का नाम सामने आ रहा है। नीलम दुबे जी, जो बताया जा रहा है कि एक चिट्ठी लिखी थी अमृत प्रजापति ने, आश्रम के ही 6 लोग थे, उसके विरोध में थे। वैसे तो आसाराम बापू का नाम 2008 में उनकी पत्नी ने भी लिया था कि रेप किया है, और बाद में पुलिस इन्वेस्टिगेशन में इनकी पत्नी ने ही बोला कि हाँ मैंने झूठ बोला था पति के कहने पे। तो ये लड़ाई तो 2008 से चली रही है आपस में, मगर इसका ये मतलब कतई नहीं होता कि कोई किसी की जान ले ले। ये एक कानूनी प्रक्रिया है और कानून में चल रही थी प्रक्रिया। अच्छा, लेकिन अजय गौतम जी एक बात जरा समझाइए, ऐसा क्यों हो रहा है कि तमाम आरोप आसाराम के खिलाफ ही लग रहे हैं? गवाह लगा रहे हैं आरोप, उनका कहना है कि आसाराम की तरफ से धमकी मिल रही है, उनके जो चेले चपाटे हैं धमकी दे रहे हैं, पुलिस वालों का भी यही कहना है। ये क्या महज इत्तेफाक मान लें? ये इत्तेफाक नहीं, मैं प्रत्यक्ष इसका प्रमाण हूं। मैं नीलम दुबे जी को एड्रेस करते हुए बात कहता हूं। आपको कुछ भी नहीं पता। नीलम जी सुन तो लीजिए ना, कुछ तो ध्यान रखिए। आप आचाराम जी की शिष्य हैं, कुछ तो सुन लो, कुछ तो सुन लो। नीलम जी मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ, कोई मनगढ़ंत बात नहीं है। आप सुन तो लीजिए, आप सुन तो लीजिए। मैं क्या 4 सितंबर 2013 की बात बता रहा हूँ, जोधपुर हाई कोर्ट के अंदर जब PIL के मैटर की हेयरिंग थी, कोर्ट कंपाउंड के अंदर उनके गुर्गे बैठे हुए थे। आप बाहर की तो बात ही छोड़ दीजिए, उसको तो मारा उसने घर में उसके। मैं तो ये बात कह रहा हूँ कि कोर्ट कंपाउंड में जितनी भी हेयरिंग होती है आचाराम के केस की, उसके गुर्गे पहले ही जाकर बैठ जाते हैं। वो टारगेट करते हैं कि कौन गवाह है कौन नहीं है। और 4 सितंबर को जब चीफ जस्टिस की कोर्ट थी, चीफ जस्टिस की कोर्ट के अंदर जब वहां पर मुझे खुद धमकी दी गई, वहां पर मुझे खुद धमकी दी गई, जिसकी रिपोर्ट पुलिस स्टेशन मंदिर मार्ग अजय गौतम को धमकी दी गई है। अजय गौतम खुद कह रहे हैं कि उन्हें धमकी दी गई है। नीलम जी मैं आपके पास लौटूंगा, अपनी बात रखिएगा, विस्तार से अपनी बात रखिएगा। और बड़ा सवाल तो यही है, क्यों आखिर आसाराम मामले में जितने लोग गवाही दे रहे हैं उन्हें धमकियां मिल रही हैं? क्यों ना माना जाए ये धमकी आश्रम की तरफ से दी जाती है? यौन शोषण के आरोप में आसाराम जेल के सलाखों के पीछे हैं। उनके खिलाफ गवाही दी थी अमृत प्रजापति ने। अमृत प्रजापति ने कई राज फाश किए थे, कई महत्वपूर्ण जानकारियां उन्होंने पुलिस को दी थी, और इस पूरे मामले में एक अहम गवाह थे, एक महत्वपूर्ण कड़ी का काम कर रहे थे। लेकिन अमृत प्रजापति की हत्या हो गई है। परिवार वालों का इल्जाम है कि यह सब कुछ आसाराम के इशारे पर हुआ है। ऐसे में कई सवाल खड़े हो रहे हैं और उन सवालों पर हम चर्चा कर रहे हैं। कई खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। पंडित अजय गौतम, प्रदेश अध्यक्ष हिंदू महासभा के, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। अरविंद पंसारे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप हिंदू जन जागृति समिति के प्रवक्ता हैं। नीलम दुबे आसाराम की प्रवक्ता हैं, उनसे भी हम बातचीत कर रहे हैं। पंडित गगन शास्त्री धर्मगुरु हैं, उनसे भी हम उनका पक्ष जानने का प्रयास कर रहे हैं। और अरविंद पंसारे साहब, आपसे मेरा पहला सवाल है, कानून व्यवस्था में क्या आसाराम का यकीन नहीं है? वो शख्स जो दुनिया को ज्ञान की बातें बताता था, धर्म की बातें करता था, इस तरह से अधर्म के रास्ते पर क्यों चल पड़ा है? गवाहों से क्यों डरने लग गया है?
देखिए, आप जो आरोप कर रहे हैं वो सरासर गलत है। आसाराम जी बापू जोधपुर जेल में है और वो इस प्रकार से कैसे षड्यंत्र रख सकते हैं? वो तो पुलिस, अमृत प्रजापति के जो रिश्तेदार हैं, उनके परिवार के लोग हैं, वो ये आरोप लगा रहे हैं। अरविंद पंसारे साहब, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, वो नहीं, आपने भी शुरू में यही आरोप लगाया कि आसाराम जी बापू के इशारे पे ये हत्या हुई है, तो इसका मैं खंडन कर रहा हूँ। इस प्रकार से जो आदमी जेल में है तो वो कैसे षड्यंत्र रख सकता है? तो आप ही जेल में तमाम षड्यंत्र होते हैं, वो इसमें क्या बात कर रहे हैं आप? जेल में कई षड्यंत्र रचे जाते हैं, एक से एक भयानक षड्यंत्र रचे जाते हैं। गगन शास्त्री कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ, आप कह रहे हैं कि वो कैसे षड्यंत्र रच सकते हैं। आप मेरे को एक बात बताएं, जो भी व्यक्ति इस केस से जुड़ा हुआ है, चाहे वो एसिड अटैक वाली महिला हो, चाहे वो दिनेश भाव चंदानी जी हो जिनके ऊपर अटैक हुआ, जो भी व्यक्ति आसाराम के खिलाफ कोर्ट के अंदर गया, जो भी व्यक्ति ने आसाराम के खिलाफ पब्लिक के अंदर वो उनके सामने उनके अगेंस्ट जाने की कोशिश करी, हर उस व्यक्ति पर अटैक हो। ये कोइंसिडेंट नहीं है, एक के साथ हो सकता है, दो के साथ हो सकता है, हर उस व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार से इस तरीके का नहीं हो सकता कि जो भी आसाराम से जुड़े कोइंसिडेंटली और समर्थकों की बात करते हो, जितने भी समर्थक है वो सारे उनके गुर्गे हैं। मैं इसका जवाब नीलम दुबे से लेना चाहूंगा ना कि षड्यंत्र का हिस्सा नहीं है। हाँ, नीलम दुबे बोलिए। मैं इसीलिए कह रही हूँ, हम उच्च स्तरीय जांच की मांग कर रहे हैं। इस पूरी दुर्घटना की निंदा करते हुए उच्च स्तरीय जांच की मांग कर रहे हैं। निष्पक्ष जांच हो और जो भी अपराधी हो वो सामने आए और उसको कड़ी से कड़ी सजा हो। ये अच्छी बात आपने कही नीलम दुबे, लेकिन कुछ देर पहले आपने अमृत प्रजापति पे तमाम आरोप लगा दिए थे। वो शख्स जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहा, नहीं हो सकता, ये कैसे डिनाई कर सकते हैं आप? चलिए ठीक है, मैं इस चर्चा पे लौटूंगा, बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। पंडित अजय गौतम अपनी बात रखना चाह रहे हैं, लेकिन दर्शकों को एक रिपोर्ट दिखाते हैं इस पूरे मामले में पुलिस की क्या भूमिका है। देखिए, भाई साहब बोलते बाबा संतान नहीं, ओवरड्राफ्ट कर दिया, आ जाओ बेटा। जय मत बोलो, तुम्हारे बाप की जय। लाली लिपस्टिक लगा कर दारू पी कर भोगी लोगों की भोग्या नहीं हो। मेरे प्रभु हरि। पलाश के फूल जिस पेड़ में होते उस पेड़ का गोंद मिल जाए, 1-2 ग्राम सर्दियों में कोई पचा ले तो नामर्द भी मर्द हो जाते हैं। लगा करके आश्रम से दूर हमेशा हर आश्रमों में उनकी एक कुटिया होती है। हाँ, और ये कुटिया का उपयोग केवल दुष्कर्म के लिए ही किया जाता था। रात को वो आसाराम वहाँ रुकता था और वहाँ उनके पर इस प्रकार के मतलब लड़कियां वहाँ पर जाती थी और दुष्कर्म होता था। अब अलग से सिलेक्शन करना होता है, तब वो टॉर्च डालता है एक लड़की के ऊपर समझ लो, या 2 लड़कियों के ऊपर एक साथ, तो वो दूसरी जो लड़कियां है जो दुष्कर्म वाली जिसकी एजेंट है, वो समझ जाती है कि इस दोनों लड़कियों को बापू की ध्यान कुटिया में भेजना है। जब मैं उनकी सारवार में था तब वो मुझे पंचेट से अफीम ला के देते थे और इसीलिए उसका नाम पंचेट बुट्टी रखा था और मुझे बोलते थे कि इसका संभक योग बना दो। और संभक योग का वो जिक्र भी उन्होंने ही बताया था कि ये सारंग संहिता में अक्कर करादी चूर्ण है, उस अनुसार मुझे ये औषधि बना दो। रशिया का कोई कम्युनिस्ट है पहला वाला, उसका कुछ कोई किताब थी, उसमें पढ़ा था कि उससे उसकी उम्र बढ़ती है। नाबालिग लड़कियों से यौन शोषण करने से, उसको संपर्क बनाने से और इस प्रकार के शारीरिक क्रिया करने से उम्र बढ़ती है, ऐसा उसके मगज में एक वहम है। खेल और बंगलों का जो रोल होता था वो वहाँ छिंदवाड़ा में शिल्पी करती है। इस तरह से जैसे अहमदाबाद में एक ध्रुव नाम की लड़की है, मतलब अभी तो बूढ़ी हो गई समझ लो, वो करती है। और ऐसी तरह हर जगह पे 2-4 ऐसी एजेंट लड़कियां होती है, वो आसाराम के लिए लड़कियां सप्लाई करती है। और बंगलो, ये नरोड़ा विस्तार में बंगलो नाम का जो एरिया है वहां से आती थी और बंगलो का नाम है मीरा, इसका कोडवर्ड है बंगलो। ऐसा वो बिल्कुल हमेशा खुद ये दुष्कर्म में लिप्त थी और उसकी एजेंट थी। लड़कियों को फसला पुटा के मना के आसाराम के कुटिया में भेजने का उनका काम था। ध्यान उनकी परिभाषा है दुष्कर्म, ध्यान मतलब दुष्कर्म, ऐसा उनके यहाँ का कोडवर्ड है। ये ध्यान उनकी परिभाषा है दुष्कर्म, ध्यान मतलब दुष्कर्म, ऐसा उनके यहाँ का कोडवर्ड है।
उनको हमेशा डर लगा रहता था कि कोई उनका कैमरे में कोई खुफिया कैमरा न लगा दे, नहीं तो मेरा ये पोल खुल जाएगी, ऐसा उनको हमेशा डर रहता था। इसीलिए ऐसी कोई चीज नहीं वो हमने अपने कमरे में पसंद, जैसे तस्वीर हो या ऐसा बड़ा कोई फूल का हार हो, ऐसा वो पसंद नहीं करते थे और रखने भी नहीं देते थे। हाँ, क्योंकि हमेशा उनको डर रहता था, जैसे चोर को हमेशा डर रहता है कि कहीं पकड़ा न जाए। लेकिन हर विरोध को वो अपनी जो ये क्या बोलते हैं खौफ से कहो या उसका जो रुतबा है, हाँ, उससे वो दबा देता था। कैसे भी साम दाम दंड भेद करके वो दबा देता था कि वहां पर इस प्रकार से टोना टोटका बलि सब क्रियाएं, तांत्रिक क्रियाएं सब चल रही है। तो जिस शख्स को आप सुन रहे थे अमृत प्रजापति, उनका नाम है, वो इस दुनिया में नहीं रहे, इनकी हत्या कर दी गई है। और अमृत प्रजापति के परिजनों का आरोप है कि यह सब कुछ हुआ है आसाराम के इशारे पर। पंडित अजय गौतम, क्या ये जो खुलासे अमृत प्रजापति ने किए थे आसाराम के खिलाफ, पूरी जांच में एक महत्वपूर्ण कड़ी में की भूमिका निभा रहे थे, क्या यही महंगा पड़ गया उन्हें? देखिए, सच्चाई ये है कि आसाराम का जो कद है, वो आसाराम का जो कद है वास्तव में इतना बड़ा हो गया कि जहाँ 4-4 स्टेट के मुख्यमंत्री जाके उनके पैर छूते हो, यहाँ की जो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट बंजारा जैसे उनके कहने पे गवाहों को जाके धमकाते हो, उस व्यक्ति से अगर कोई भी व्यक्ति सीधे तौर पर दुश्मनी लेता है तो उसके साथ अगर इस तरीके का परिणाम होगा, स्वाभाविक है। यहाँ प्रश्न चिन्ह लगता है गुजरात पुलिस पर, वो गुजरात पुलिस जो कि सिर्फ किसी ने किसी को मारने की जो योजना बनाते पर भी एनकाउंटर कर देती थी, आज 14 दिन से एक व्यक्ति जो महत्वपूर्ण गवाह है उसकी हत्या कर दी जाती है और गुजरात पुलिस कुछ कर नहीं पाती। नीलम दुबे, आप जवाब देना चाहेंगे? देखिए, आज इस दुनिया में नहीं है प्रजापति, लेकिन उनकी पत्नी से पूछा जाए कि 19 साल प्रजापति कैसे रह लिए अगर एक व्यक्ति खराब है तो? एक व्यक्ति अगर खराब हो जाता है 19 दिन नहीं काट सकते। नीलम दुबे जी, वो तो लंबे वक्त तक आसाराम के सहयोगी भी रहे, लेकिन जब यौन शोषण का आरोप आसाराम पर लगा तब उन्होंने उनके खिलाफ खुलासे शुरू किए। यौन शोषण अगर हो रहा होता तो महिला आश्रम में 300 महिलाएं नहीं रह रही होती, वो सब अपने अपने घर को रुखसत कर जाती। आज तो बापू है नहीं आश्रम में, वो क्यों रह रही है? आपने जेल में महिलाओं पे आरोप लगा दिया है इनडायरेक्टली। जेल में क्यों है नीलम दुबे जी? आप लोगों को कोई सच नहीं पता। नीलम दुबे जी, जेल में क्यों है फिर आपके बापू? आपने उन महिलाओं से नहीं जाके पूछा जो 2000 महिलाएं जनता मेरे सवाल का जवाब ही नहीं दे रही है। मैंने आपसे सवाल पूछा, आपने कहा कि अभी आश्रम में नहीं है आसाराम बापू, तो जेल में क्यों है, उसका तो जवाब दे दीजिए। देखिए, ये षड्यंत्र है, षड्यंत्र के तहत ये सब हो रहा है। पूरी दुनिया षड्यंत्र रच रही है। इतने पिछले महीनों से आसाराम दोनों जेल में है। एक आम व्यक्ति जिसने अपने रोजी रोटी खाने का वो लिया, उसको ऐसे देखते होता वो षड्यंत्र रचेगा इतने बड़े उसके अंदर, वो ऐसा संभव ही नहीं हो सकता। जिनको भारत को रिप्रेजेंट करने के लिए वर्ल्ड पार्लियामेंट, रिलीजियस वर्ल्ड पार्लियामेंट में भारत को रिप्रेजेंट करने के लिए भेजा गया था और किसी संत को नहीं भेजा गया था। अब षड्यंत्र किसने रच दिया? फिर विवेकानंद जी को भेजा गया था। विवेकानंद जी के बाद कहां से कहां आप तुलना कर रहे हैं? की बात कर रहे हैं, आपको पता भी है, आप जिस जेल के अंदर है आसाराम बापू, इसका तो ख्याल रखिए आप। सकते हैं, उन्होंने करोड़ों लोगों की शराब छुड़ाई, करोड़ों लोगों के व्यसन छुड़ाई। तुलना समझ नहीं आ रही है पंडित अजय गौतम, कहां से कहां स्वामी विवेकानंद? नीलम जी, अच्छा नीलम जी, एक छोटी सी बात बताइए। आप कह रहे हैं षड्यंत्र है, आप इस षड्यंत्र को कोर्ट में जाके इस षड्यंत्र का खुलासा क्यों नहीं करते? क्यों 6 बारी सुप्रीम कोर्ट ने और हाई कोर्ट ने उनकी बेल को रिजेक्ट कर दिया? क्यों हाई कोर्ट और जोधपुर ने पहली दृष्टि में उस लड़की को पीड़िता मानते हुए 3 लाख का मुआवजा देने का आदेश दिया? क्यों आज तक जो है बार बारी जो है आपके जितनी बार वकील आपके प्रपंच करते हैं उनकी बेल आज तक नहीं करा पाए? आप इस षड्यंत्र का खुलासा कोर्ट में करिए ना, कोर्ट का भी टाइम बचेगा। आप इस षड्यंत्र का, मैं तो कह रहा हूँ आपकी बात से सही है, ये षड्यंत्र है तो इस षड्यंत्र का खुलासा आप कोर्ट में क्यों नहीं करते? जी, कुछ भी पता होता तो मैं आपको सुनती और आपसे बात करती। आप बात करने लायक लगी नहीं रहे, मैं आपसे आप बात करने लायक लग रही है क्योंकि सच को आप सच का सामना कर ही नहीं सकती। राजू चंडोक ने डीके त्रिवेदी कमीशन में एक एफिडेविट फाइल किया था, मैडम पता है आपको? आ जाते ऐसे थोड़ी। राजू चंडोक ने डीके त्रिवेदी कमीशन में आशाराम के खिलाफ एक एफिडेविट फाइल किया था, उसके ऊपर भी गोली चल गई थी। बाद में कह लीजिए 307 का केस आशाराम बाबू। हमारे साथ अरविंद पंसारे भी मौजूद है। नीलम दुबे जी, आपको कुछ भी नीलम जी, अरे आपसे ज्यादा मैं जानता हूँ उनके बारे में, आपको कुछ नहीं पता। आप तो पेड़ प्रवक्ता बनकर उनकी बात कर रही हो। बिल्कुल जीरो है। आप ही थे ना, आप ही ने दिवाली वाले दिन कहा था, दिवाली से 2 दिन पहले की दिवाली के दिन बापू जेल की दीवारें तोड़ के आएंगे, हमें दर्शन देंगे और कैमरे के आगे दर्शन देंगे। वही नीलम दुबे है ना? नीलम दुबे जी, आप वही नीलम दुबे है ना जिसने दिवाली से पहले कहा था कि दिवाली पे आचाराम बापू दर्शन देंगे जेल की दीवारें तोड़ के? बच्चा भी आपसे ज्यादा जानता हो। अरे जवाब, लेकिन ये सवाल तो है। देखिए नीलम दुबे जी, बोल
पे चले जाएंगे। नीलम दुबे जी सवाल सुन लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं पंडित अजय गौतम, उसका जवाब दे दीजिए। क्या कहा था उन्होंने दिवाली के वक्त? नहीं, ये नीलम दुबे जी ने ऑन रिकॉर्ड कहा था। नीलम दुबे जी सुनिए तो सही ना, अरे आप सुनिए तो सही, मैं आपकी बाइट आपको बता रहा हूँ। आप ही ने कहा था दिवाली से पहले, याद है ना, न्यूज चैनल पे ऑन रिकॉर्ड कहा था दिवाली पर जो है जयराम बापू जी बाहर आएंगे, वो अपने सब भक्तों को दर्शन देंगे। वो कैमरे पे ना, आपसे तब कहा था क्या कैमरे पे दिखाएंगे? कि हाँ, आपने कहा था मैं कैमरे पे दिखाऊंगी। दिए दर्शन, वो दर्शन खाली जोधपुर की कोर्ट में देते हैं जहां उनके ऊपर पॉक्सो का केस चल रहा है। और आप इतनी, आपका एक मिनट सर, और आपका आईक्यू लेवल इतना बड़ा है ना, तो कौन बनेगा करोड़पति में? जाइए वहां जाकर खेलिए, अपना इंटेलिजेंस वहां दिखाइए। भारत को रिप्रेजेंट किया। आपके मुताबिक इस पूरे मामले में आगे क्या होना चाहिए? कहीं से नेता आया? नीलम दुबे जी हमारे साथ अरविंद पंसारे हैं, वो भी आसाराम के समर्थक हैं। मैं जानता हूँ वो कोई देश की दुनिया में जानती है, कोर्ट जानती है। इस कोर्ट ने आजय बापू को जेल में आज तक इसलिए रखा हुआ है क्योंकि वो जो व्यक्ति जिस लायक होता है वो वही रहता है। कोर्ट का तो सम्मान करिए नीलम दुबे, नीलम दुबे जी, कोर्ट का सम्मान करिए। अरविंद पंसारे जी, ये गवाहों को डराने का आखिर क्या मतलब है? एक दो गवाह नहीं, कई गवाहों ने इस तरह के इल्जाम लगाए हैं। देखिए, गवाहों को डराने का जो बात है, इसमें अभी तक ये आसाराम बापू के भक्तों ने किया, इसे सिद्ध नहीं हुआ है। जब से आप सभी जन बात कर रहे हैं, लेकिन वो गवाही जब आसाराम के खिलाफ दे रहे हैं, वो गवाह तो उन्हें कोई और धमकी क्यों देगा? मुझे तार्किक तरीके से ये बात समझा पाएगा अरविंद पंसारे आप? जो जिसके खिलाफ कोई गवाही देगा, धमकियां तो उसी की तरफ से मिलेंगी ना, और कहीं से धमकी क्यों आएगी? अरे इनकी पत्नी ने भी 2008 में बापू के खिलाफ। नीलम दुबे जी सुन लीजिए, अरे आप ही के सहयोगी हैं भाई अरविंद पंसारे, सुन तो लीजिए एक मिनट। नीलम दुबे जी, अरविंद पंसारे को बोलने का मौका दीजिए, आपने बहुत लंबे तरीके से बात रखी, बोलिए। तुम लोग सच जानना ही नहीं चाहते, वन साइड स्टोरी दिखाना चाहते हो, तो तुम मैडम यही बात आप पिछले कई महीनों से कर रही हैं। इसके बावजूद आसाराम बापू, उनके बेटे सब जेल में है, सलाखों के पीछे है। आपका तो कानून में भी लगता है भरोसा नहीं है। ताज्जुब की बात है, ये सच कोर्ट को भी नहीं बता पा रहे और कोर्ट इनके बताए हुए सच को समझ नहीं पा रही। दिक्कत ये नहीं, हम नहीं अदालत की अवमानना कर रही है। इनका जो सच जो इनके वकील बताते हैं कोर्ट में जाके, वो अदालत भी कोर्ट के बारे में ये बड़े ताज्जुब की बात है, सुप्रीम कोर्ट भी नहीं समझ पा रहा। और वो झूठी साबित हुई थी, वो किसने बताया? अरे उसको छोड़िए ना, सभा में जाता है और अपना नाम बदल के जाता है। ये चैनल वालों ने क्यों नहीं बताया? मैंने तुम्हारे चैनल में फोन करके पूछा था, तुमने ये खबर क्यों नहीं लगाई? तो नीलम दुबे जी, एक मिनट में अरविंद पंसारे से सवाल पूछ रहा हूं, उनको भी बोल लेने दीजिए। अगर आप धारा प्रवाह खुद ही इस तरीके से बोलते रह जाएंगे तो बहस का फिर कोई मतलब नहीं है। आप हमारी मेहमान है, आपसे जो सवाल पूछा जाए उसका जवाब दीजिए। आप धारा प्रवाह एक तरफा बोले जा रही है, सुन भी लीजिए ना दूसरे को। अरविंद पंसारे आप ही के सहयोगी, अरे अरविंद पंसारे आप ही के सहयोगी, आसाराम के समर्थक है, उन्हें भी बोलने का मौका दीजिए। अरविंद पंसारे। हाँ, नहीं, इसमें आपने जो मुझे सवाल पूछा है कि वो धमकी देने वाले बापूजी के भक्त कैसे नहीं हो सकते, क्योंकि बापूजी के विरोध में ये पूरा षड्यंत्र है, तो ऐसे धमकी देने वाले बाहर के लोग भी हो सकते हैं, जिस कारण बापूजी के ऊपर कीचड़ उछाला जाए। इसलिए इसके पीछे पूरे षड्यंत्रकारी है। और मैं इसमें एक बड़ा खुलासा करना चाहता हूँ कि अमृत प्रजापति जो है वो झूठे थे, और उनका भी उदाहरण तो सामने आया है। दुनिया में है नहीं, उसके बारे में इस तरह के आरोप अब यहाँ तो आप 2 महीने सूरत में जो अधिवेशन हुआ, वहाँ पर आके उन्होंने बताया कि हम एक साथ बैठक लेकर, नहीं, सूरत के संत सम्मेलन में भोलानंद जी आए थे, उन्होंने ये सब बताया कि हम एक साथ बैठते थे, क्या आरोप करना ये तय करते थे, ऐसे उन्होंने आके संत सम्मेलन में बताया। इसकी खबरें मतलब पूरी दुनिया आसाराम के खिलाफ हो गई है। गगन शास्त्री जी, गवाहों को भी दूसरे लोग धमकी दे रहे हैं, जो गवाह आसाराम के खिलाफ गवाही दे रहे हैं उनको दूसरे तीसरे लोग धमकी दे जा रहे हैं। मेरा यहाँ पे 4 करोड़ लोगों को, मेरा यहाँ पर एक बात कहनी है सबसे कि जो व्यक्ति इस दुनिया में नहीं है, दूसरे गए हुए अभी 1 दिन भी नहीं हुआ, उस व्यक्ति को एक न्यूज चैनल पे आके उसके घर वालों को सोचिएगा, जिसको आप झूठा कह रहे हैं, जो व्यक्ति इस दुनिया में नहीं, आप उससे कह रहे हैं वो झूठा है। आप ये तो कह नहीं रहे कि उसके जो उसके साथ उसके परिवार की स्थिति को सोचिए और बाकी उनकी मनोस्थिति को सोचिए कि क्या बीत रहा है उन पे। आप कह रहे हो वो झूठा है। ब्रेक का वक्त हो गया है, मैं आऊंगा पंडित अजय गौतम आपके पास, लेकिन ब्रेक के बाद अपने दर्शकों को हम ये बताएंगे आखिर ऐसे कौन से राज जानते थे अमृत प्रजापति कि उनकी जान के लिए वो चीजें मुसीबत बन गई। आसाराम के खिलाफ गवाही देने वाले अमृत प्रजापति की हत्या कर दी गई है। आपको बता दें, इसके पहले भी कई गवाहों ने यह शिकायत की है कि उन्हें धमकियां मिल रही हैं। एक रिपोर्ट देखिए, उसके बाद बात करेंगे। वहां टॉर्चर रूम है, वहां पर टॉर्चर होता है, बहुत भयंकर करंट लगा के लड़कों को टॉर्चर किया जाता है। आपके बालों को काट दिया जाएगा, आधा काट दिया जाएगा, आधा। गवर्नमेंट ही अपने साथ नहीं है तो मैं किसके भरोसे पे उनकी लड़ाई को आगे लेके जाऊंगी? मैं किस पे, पुलिस पे भरोसा कर सकती हूँ?
2005 से वैद्य जी चिल्ला रहे हैं, पुलिस ने आज तक उनकी सुनी नहीं, सुनी ना, मार दी ना उनको गोली आसाराम के गुंडों ने। भले ही बलात्कार के इल्जाम में आसाराम और उसका बेटा नारायण साईं जेल में हो, लेकिन एक एक कर बाप बेटे के खिलाफ गवाही देने वालों पर कातिलाना हमले हो रहे हैं। आसाराम का सच बताने वाले अहम गवाह अमृत प्रजापति का कत्ल हो चुका है। कई दूसरे गवाहों पर कातिलाना हमला हुआ, जबकि कई गवाहों को जान से मारने की लगातार धमकी दी जा रही है। करीब 2 महीने पहले आसाराम के खिलाफ चल रहे बलात्कार मामले में गवाह पर 2 बदमाशों ने तेजाब से हमला किया था। दिनेश नाम के एक शख्स ने बाप बेटे के खिलाफ गवाही दी थी, जो पहले आसाराम का पूर्व ड्राइवर था। आसाराम और उसके बेटे के खिलाफ चल रहे बलात्कार के मामले में गवाही देने वालों पर यह तीसरा हमला था। दरअसल 28 फरवरी को नारायण साईं बलात्कार केस की फरियादी के पति पर चाकू से जानलेवा हमला हुआ। फिर 12 मार्च को आसाराम बलात्कार मामले की गवाह के पति पर हमला, और फिर दिनेश नाम के गवाह पर एसिड अटैक की वारदात हुई। इस केस के लिए प्रोटेक्शन मांगेंगे और उसका अभ्यास करने के बाद यदि पुलिस स्टेशन और हमारे ज्वाइंट सीपी साहब को योग्य लगेगा तो हम निश्चित रूप से प्रोटेक्शन देंगे। पुलिस का कहना है कि बाप बेटे के खिलाफ गवाही देने वालों को पुलिस सुरक्षा दी जा रही है, लेकिन अमृत प्रजापति के कत्ल के बाद पुलिस प्रोटेक्शन पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि अमृत प्रजापति को भी पुलिस प्रोटेक्शन मिला हुआ था। 2 पुलिस वाले उनकी सुरक्षा में तैनात थे, लेकिन इसके बावजूद साजिश का शिकार बन गए अमृत प्रजापति। हम आपको बता दें कि सूरत की 2 सगी बहनों ने आसाराम और नारायण साईं पर रेप का इल्जाम लगाया था। बहनों का आरोप है कि साल 1997 से 2006 के बीच अवैध तरीके से बंधक बनाकर रखा और बार बार बाप बेटे ने बलात्कार किया। वहीं जोधपुर कोर्ट में आसाराम के खिलाफ नाबालिग के यौन शोषण का मुकदमा चल रहा है। दोनों मुकदमों में गवाहों की गवाही हो चुकी है। अब सवाल यह है कि कौन आसाराम और नारायण साईं के खिलाफ गवाही देने वालों का जानी दुश्मन बना हुआ है? क्यों बार बार गवाहों पर जानलेवा हमले हो रहे हैं? भूपेंद्र सिंह, अहमदाबाद, न्यूज़ 24। और चलिए सीधे आपको लिए चलते हैं आसाराम की प्रवक्ता नीलम दुबे के पास। नीलम दुबे जी, अमृत प्रजापति बहुत दिनों से ये कह रहे थे कि उन्हें धमकियां मिल रही थी, पुलिस प्रोटेक्शन की उन्हें जरूरत थी और ज्यादा सुरक्षा मुहैया कराने की जरूरत थी। क्या आपको लगता है कि गुजरात पुलिस ने इस मामले में ढिलाई बरती है? देखिए, गुजरात पुलिस से कमेंट करना मैं नहीं समझती उचित होगा। गुजरात पुलिस ने क्या किया वो आप उसके लिए सक्षम है, और आपने जो तय कर रखा है वो तो आप करेंगे। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, ये जो उल्टे पुल्टे शब्द आपने यूज करे स्टोरी में, आसाराम के गुंडे ये वो, आपके पास क्या बेस है? ये बताइए मैडम, आसाराम बापू पिछले कई महीनों से जेल में सलाखों के पीछे हैं, क्या बेस है? कोई ना कोई तो बेस होगा। इस देश की अदालतों को तो कोई नहीं भरमा सकता है ना। षड्यंत्र का हिस्सा नहीं है, क्या गारंटी? आसाराम, उनके बेटे दोनों सलाखों के पीछे हैं, खिलाफ हो रहा है। अदालत में तो भरोसा है ना आपका? तुम जो 2002 की लड़कियों की बात कर रहे हो कि उनका रेप हुआ और बार बार और मर्यादित भाषा का इस्तेमाल कीजिए। मैं आपसे आप कह के बात कर रहा हूँ। पंडित अजय गौतम, नीलम जी, पहले तो आप ये बताइए, जो पिक्चर चल रही है अब तक 56, ये कब तक चलेगी? कब तक गवाहों को धमकाया जाएगा? कब तक इस तरीके से जो गवाह, जो भी सच की आवाज उठाने वाले लोग हैं, उनकी जान पे खतरा मंडराता रहेगा? दूसरी बात, हमारे यहाँ धर्मशास्त्र में एक ऋषि आते हैं जिनका नाम था दधीची ऋषि। वो दधीची ऋषि वो ऋषि थे, जब इंद्र को वज्र बनाने के लिए अस्थियों की जरूरत पड़ी तो दधीची ऋषि ने अपना शरीर त्याग दिया और उनकी हड्डियों से वो शस्त्र बना, लोक कल्याण में काम आए। हमारे यहाँ जो धार्मिक लोग हैं वो अपना प्राण इत्यादि सब छोड़ देते हैं। ये कैसे संत की परिभाषा है? एक महिला ने 7 दिन के लिए सत्संग करने के लिए आपके आचाराम बापू को जमीन दी और वो पिछले 22 साल से मुकदमा लड़ रही है अपनी जमीन को वापस करने के लिए। क्यों आचाराम जी की हर जो जमीन है उसके ऊपर कोई ना कोई कोर्ट का केस चल रहा होता है? क्यों ना कोई पिछले 20 साल से उनके ऊपर 307 न जाने जमीन घेरने के 700 करोड़ के लैंड ग्रैब के कितने केस है जो उनके ऊपर दर्ज हुए? आप बताइए तो सही ना। धर्म की आड़ के अंदर ये कौन सा जो परम पूज्य आदरणीय संत श्री आचाराम बापू जी आपके जो ये कौन सा धर्म की नई परिभाषा लिख रहे हैं, जहाँ धर्म के अंदर मनुष्य अपने प्राण छोड़ देता है, अपना घर छोड़ देता है, अपने रिश्ते नाते छोड़ के धर्म की दृष्टि के धर्म के लिए लोक कल्याण की बात करता है, उसे क्या जरूरत पड़ी है लैंड ग्रैब करने की? उसे क्या जरूरत पड़ी है 700 करोड़ का ऑफर करने की? उसे क्या जरूरत पड़ी है करने की? अरविंद पंसारे जी, आपसे मेरा सवाल है, बापू जी ने, नीलम दुबे जी, आप तो सुनती नहीं है किसी को, एक तरफा बोलते जाती है। कोई नहीं तो क्या सुनो?
मैं ये कह रहा हूँ कि पिता पुत्र के खिलाफ कोई क्यों अंतर्राष्ट्रीय साजिश रचेगा? ऐसा क्या कर दिया था आसाराम बापू ने? लड़की ने आरोप लगाए 2013 में वो माथा टेकने आश्रम में क्यों आई, ये सवाल आप लोगों ने क्यों? चलिए ठीक है, वक्त इतना ही है। मैं बाकी मेहमानों से अब सवाल के जवाब नहीं ले पाऊंगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का इस चर्चा में शिरकत करने के लिए। लेकिन जरूरत इस बात की है कि पूरे मामले की मुकम्मल जांच हो, दूध का दूध हो, पानी का पानी हो। अगर आसाराम की तरफ से गवाहों को धमकी मिल रही है, गवाहों की हत्या करवा दी जा रही है, तो बहुत ही चौंकाने वाला मामला है और ऐसे में पुलिस भी अब सवालों के घेरे में